मैं रामेश्वर सुतार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी। हम आपको पढ़ा रहे हैं विज्ञान में पिछले वीडियो में हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया, तत्वों के बारे में बताया, यौगिकों के बारे में बताया और मिश्रण के बारे में बताया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में बताया। और उसी कड़ी में आगे हम लेते हैं परमाणुओं को। परमाणु क्या है? परमाणु एक किसी भी पदार्थ को तोड़ने पर जो छोटी से छोटी इकाई बचती है वह ही परमाणु है। जैसे हमारा शरीर हार्ड मास का पुतला है। उसको यदि हम तोड़ना शुरू करें तो तोड़ते 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 अंत में एक चीज बचती है, कोशिका को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो वैसे ही यदि हम किसी पदार्थ को तोड़ना शुरू करें तो पदार्थ को तोड़ते 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 अंत में एक ऐसा अंक होता है, अणु मिलता है या परमाणु मिलता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। एक ऐसा कण मिलता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो ही कण। जैसे पत्थर को तोड़ा, पत्थर को तोड़ेंगे तो दो टुकड़ों में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलेंगे, और उनको छोटा तोड़ेंगे तो कंक्रीट मिलेगी, और उसको छोटा तोड़ेंगे तो रेत के कण मिलेंगे। अब रेत को कण को भी तोड़ते जाओ तो लास्ट में एक छोटा सा कण मिलेगा जिसको अब तोड़ा ही नहीं जा सकेगा, वह ही परमाणु है। वैसे ही सारे पदार्थों में परमाणु पाए जाते हैं। तो देखिए, परमाणु का इतिहास आपको बताते हैं कि भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही 400 ईसा पूर्व परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। 400 ईसा पूर्व ही पदार्थ का अस्तित्व पता चल गया था। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं, यानी किसी भी पदार्थ को या किसी भी तत्व को सब उसका मूल क्या होगा? परमाणु होगा। यानी कहीं किसकी भी संरचना होती है, संरचना कोई पदार्थ, ठोस, द्रव कुछ भी है, उसका मूल संरचनात्मक भाग क्या होता है? परमाणु। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी उसका विभाजन करते जाओ लास्ट में ऐसी स्टेज आती है कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते, वही अवस्था परमाणु होती है। परमाणु या एटम शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसमें एटमियो का अर्थ न काटे जाने वाला, यानी उसको तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, लास्ट चीज बच जाती है, वही अनकटेबल या अविभाज्य, नॉन डिविजिबल होता है। पहले ये विचार केवल कल्पना पर आधारित है, इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो, लेकिन इसका पहले प्रयोग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कोई प्रयोग नहीं करवा रही हूँ, वैसे ही पहले भी इसका कोई कहता था, दूसरा सुनता था, मान्यताओं पर आधारित था, लेकिन उसका परीक्षण नहीं हुआ था, उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ था, जिससे कोई किसी ने प्रयोग करके सिद्धांत नहीं निकाला था, निष्कर्ष नहीं निकाला था। तो ये सिर्फ मनगढ़ंत या काल्पनिक चीजें थी। बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इन पर विचार से बल देना शुरू कर दिया। इसको लैब में इसका परीक्षण नहीं किया गया था। 18वीं शताब्दी के बाद परीक्षण शुरू हुआ। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम आपको बताते हैं, जिसमें परमाणु के बारे में बताया गया है, परमाणु का सिद्धांत दिया गया है। सन 1808 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन नए प्रयोगों के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ऑटोमेटिक थ्योरी
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन हिंदी कहते हैं। डाल्टन ने इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार से। अब देखिए डाल्टन का सिद्धांत क्या है, इसके प्रमुख तत्व में महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताते हैं। क्या है? द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कण से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। द्रव्य यहाँ पे द्रव्य का मतलब द्रव्य पदार्थ लिक्विड से नहीं है, ये द्रव्य का मतलब है कोई भी पदार्थ। यहाँ पे द्रव्य का मतलब है कोई भी पदार्थ। अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे से छोटा कण, अविभाज्य यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सके। द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कण, द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से जिसको तोड़ा नहीं जाता है उससे मिलकर बना होता है। वह छोटे से छोटा कण क्या है? पदार्थ है, परमाणु है, जिसे ही परमाणु कहते हैं। देखिए वापस बताते हैं, द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति तथा द्रव्यमान आदि गुणों में समान होते हैं। एक तत्व में कोई भी एक तत्व में क्या होता है? परमाणु जो होते हैं उसका आकार, आकृति और द्रव्यमान सभी गुण समान होते हैं, उसमें अलग अलग नहीं होते हैं। एक तत्व का एक परमाणु, उनके जितने परमाणु होंगे, किसी भी तत्व में जितने परमाणु होंगे सभी का आकार, आकृति और द्रव्यमान आदि गुणों में समान होते हैं, उनके गुण अलग अलग नहीं होते हैं। जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु इन गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। किसी चीज का परमाणु, एक तत्व का परमाणु ले लीजिए, उसका अलग अलग गुण होगा, आकार होगा, द्रव्यमान होगा, आकृति होगी, और दूसरे का ले लीजिए उसका अलग होगा। यानी जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु इन गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। परमाणुओं का न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकृति में, हमारी जो प्रकृति में है, जिसको हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि भगवान ने बनाई है ना, प्रकृति में जो भी है, जो भगवान ने बनाई है, उसको उस भगवान ने जो परमाणु बना दिए हैं ईश्वर ने, या आप किसी को भी मानते हो, अल्लाह वगैरह किसी को मानते हो, या ऐसे कह सकते हैं प्रकृति ने जो बनाया है, उस प्रकृति के परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में परमाणु हम तोड़ सकते हैं, किसी चीज को, हम पदार्थ को तोड़ सकते हैं, लेकिन पदार्थ उस परमाणु को खत्म नहीं कर सकते। हम पदार्थ को तोड़ सकते हैं, लेकिन परमाणु को नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। नहीं, परमाणु हम बना सकते हैं, परमाणु प्रकृति बना सकती है और प्रकृति ही नष्ट कर सकती है, हम नहीं कर सकते। एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक अणु बनाते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित यानी जुड़कर होकर यौगिक या अणु बनाते हैं। दो तत्वों के परमाणु गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं एवं उनके परमाणु भार, आकार आदि भिन्न होते हैं। डाल्टन नियम को इस प्रकार भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य है। परमाणु को रासायनिक रूप से हम तोड़ नहीं सकते, कट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, अर्थात इसे किसी भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। हम अणु को विभाजित कर सकते हैं, लेकिन परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष या कमियां देखिए कि देखिए व्यक्ति कुछ भी करता है उसमें कमियां रह जाती है। तो डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया है उसमें क्या कमियां रही है, किस सिद्धांत के अनुसार या सॉरी माफ कीजिए, किस यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन यह सामान्यतः 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिनको विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, हमने आपको पहले शुरू में बताया कि तोड़ते तोड़ते लास्ट में परमाणु बचता है, परमाणु को अविभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद में खोज हुई, उससे क्या पता चला कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कमी है। उसने कहा था कि तोड़ते तोड़ते लास्ट में परमाणु बचता है, परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। देखिए, अपने समय में डाल्टन भी सही था, लेकिन उसके बाद में जो सिद्धांत आए, जो प्रयोग किए, उससे पता चला है, इसलिए यह उसका दोष हो गया। लेकिन अपने समय में डाल्टन बिल्कुल सही था।
इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और आकार आदि गुणों में समान होते हैं, किंतु समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान आकार में भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इस सिद्धांत में क्या है कि एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और आकार आदि गुणों में समान होते हैं, है ना, लेकिन समस्थानिक की उपस्थिति के कारण एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और आकार में भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दो तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु समभारिकता की खोज के पश्चात ये निष्कर्ष निकल गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं। अब देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि डाल्टन ने जो अपना प्रयोग किया और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला और उसने जो सिद्धांत दिया, उसने क्या सिद्धांत दिया कि दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उसके बाद में समस्थानिक की खोज हुई। तो समस्थानिक की खोज से क्या निकला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं, इसलिए यह इसका दोष हो गया। यह सिद्धांत गैलुसियक के गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि गैलुसियक ने उसके बाद में गैस के आयतन का नियम दिया था, इसलिए यह उसकी पुष्टि नहीं करता है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल कमियां, जे थॉमसन मॉडल की सीमाएं या कमियां और सीमाएं देखिए क्या क्या है इसकी। यह मॉडल जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद 1904 में प्रस्तावित किया गया। ध्यान दें कि तब तक परमाणु के नाभिक की खोज नहीं हुई थी, इसलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल तब तक की जानकारियों के आधार पर दिया गया था। उस समय तक परमाणु के बारे में दो जानकारियां उपलब्ध थी। पहली क्या कि परमाणु उदासीन होता है और दूसरी है कि परमाणु में ऋणात्मक आवेश विद्यमान रहते हैं, लेकिन धनात्मक आवेश का नहीं बताया गया था। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल देखिए। थॉमसन का परमाणु मॉडल हम आपको बताते हैं कि परमाणु एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या लगभग 10 से 10 मीटर कोटि की होती है। 10 कोटि की होती है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान धनावेश का मान समान रूप से वितरित रहता है। परमाणु उदासीन रहता है, इसलिए उसमें ऋणात्मक आवेश इस प्रकार वितरित रहते हैं कि ये संपूर्ण परमाणु उदासीन रह सकते हैं। थॉमसन इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु देखिए। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, यानी परमाणु में एक जैसे प्लम पुडिंग मिठाई होती है, उस मिठाई के अंदर जो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स सजाए जाते हैं, वैसे ही ड्राई फ्रूट्स लगे, जो धनावेश के ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, समझे। परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी एक गोल है, परमाणु गोला है जिसके अंदर धनावेश होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार विद्यमान रहते हैं कि इसका संपूर्ण आवेश शून्य रहता है, अर्थात परमाणु उदासीन रहता है, जैसे चित्र में दिया हुआ है। धनावेश इस प्रकार विद्यमान रहता है कि इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है। धनावेश का कोई आवेश ही, ऋणावेश का कोई आवेश ही नहीं दिया गया है। परमाणु उदासीन होते हैं, जैसा चित्र में दिया गया है। धनावेशों का गोला है। क्या कहा इसने, थॉमसन ने, कि परमाणु धनावेशों का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार विद्यमान रहते हैं कि इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है, जैसा चित्र में दिया। देखिए चित्र में माइनस लिखा हुआ है या ऋणावेश लिखा हुआ है, वह है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो स्पेस दिया है वह क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनायन होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन और बाकी सब गोले में क्या है, धनायन है, इसलिए इसको धनायन का गोला बोलते हैं, धनावेशित गोला बोलते हैं। परमाणु में उपस्थित धनावेश तथा ऋणावेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन रहता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि थॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार प्लम पुडिंग या
तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। आपने तरबूज तो खाया होगा, तरबूज के अंदर जो काले काले बीज होते हैं, जो बीज पाए जाते हैं, गोल होता है तरबूज। तरबूज के अंदर अलग अलग जगहों पे क्या होते हैं, बीज। ये देखिए यहाँ पे बीज बताया हुआ है। अब ये जो बीज हैं उनको इलेक्ट्रॉन कहा गया है ना। और बाकी का जो उसका बोलते हैं ना, बाकी का भाग जो हम खाते हैं उसको क्या बोला है, धनावेश। तरबूज में खाने के भाग की तरह धनावेश उपस्थित रहता है, यानी तरबूज का जो खाने वाला लाल हिस्सा होता है वो तो धनावेश है, और उसके अंदर जो बीज है वह क्या है, ऋणावेश है। समझ में आया आपको? तरबूज को आप समझ लो कि परमाणु है, तरबूज के अंदर जो खाने वाला हिस्सा है वह धनावेश है, और जो छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं वह इलेक्ट्रॉन है या ऋणावेश है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां देखिए। थॉमसन के अनुसार मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस मॉडल के द्वारा यह नहीं समझाया जा सकता कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को किस प्रकार बांधे रहता है। अब इसमें ये तो बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन है और धनावेश है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि ये एक दूसरे को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बांधे कैसे रखते हैं, यह बताया नहीं गया है। परमाणु के स्थायित्व को समझाने में यह असमर्थ रहा है। इस मॉडल में परमाणु की नाभिक के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब देखिए इसमें नाभिक नहीं बताया, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो बताया गया, लेकिन नाभिक नहीं बताया गया इसमें। इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सन 1911 में इंग्लिश भौतिकविद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किसी परमाणु में दो मूलभूत कणों इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की स्थिति ज्ञात करने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। इस प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे रेडियम को लेड के ब्लॉक के भीतर रखकर प्राप्त अल्फा कणों को एक बारीक लेड की बनी स्लिट से गुजारकर उन्हें पुंज के रूप में प्राप्त किया। अब इन्होंने क्या किया कि अल्फा जो कण होते हैं उन कणों को एक लेड की लिड यानी लेड की प्लेट बोल सकते हैं उसके ऊपर डाला उन्होंने। ये अल्फा के कण उन्होंने उसके ऊपर डाला तो देखिए क्या हुआ, इस पुंज को उन्होंने एक भारी धातु जैसे गोल्ड की अत्यंत पतली पन्नी पर डाला। जो सोने की पन्नी आती है आपने देखी होगी, चांदी के वर्क देखी है ना, वैसे ही एक गोल्डन की पन्नी आती है। उस पन्नी को उस पन्नी पर उन्होंने अल्फा कण का प्रकीर्णन किया, यानी अल्फा कण को उसके ऊपर डाला है ना। जिसकी देख जो सोने की पन्नी थी उसकी मोटाई कितनी थी, 100 नैनोमीटर मोटाई थी। 100 नैनोमीटर यानी अब उसको कैसा मान सकते हो कि वर्क जो होता है वर्क जितनी मान सकते हो, जो मिठाई पर लगाते हैं ना वर्क उतनी पतली। इससे ये अल्फा कण प्रकीर्णित हो गए। इनकी दिशा ज्ञात करने के लिए उसने जिंक सल्फाइड के लेप किए पर्दे का प्रयोग किया, क्योंकि जब कण उससे टकराता है तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। अब उसने जब वो कण उसके ऊपर से चले गए, वो सोने की पन्नी से चले गए, तो पीछे एक पर्दा लगाया जिस पर लेप किया गया जिंक सल्फाइड का। एक तरफ डाल दिया अल्फा कणों को डाला, बीच में लगाई सोने की पन्नी और पीछे क्या लगाया, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। इन प्रयोगों ने इस मूलभूत कणों की परमाणु में स्थिति के निर्धारण में बहुत सहायता प्रदान की। इस प्रयोग को चित्र द्वारा समझाया गया। अब देखिए ये वर्ताकार जिंक सल्फाइड का पर्दा है, ठीक है। ये उसके बीच में उसने क्या लगाई, सोने की पन्नी लगाई। अब यहाँ से रेडियो एक्टिव पदार्थ या लेड से इसने अल्फा के कण डाले। अब अल्फा के कण इस पन्नी पर डालने पर कण कैसे विचलित हो गए, जगह जगह पर प्रकीर्णन हो गया। आप देखिए हम आपको वापस बताते हैं। ये लेड का ब्लॉक है, इस लेड के ब्लॉक से इसने सोने की पन्नी थी, सोने की पन्नी पर अल्फा कण डाले,
अल्फा कण देखिए, ये देखो ये अल्फा कण डाले सोने की पन्नी पर, अल्फा कण आगे चले गए और आगे जाने पर यह अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करने के बाद में जिंक सल्फाइड का जो एक पर्दा था उस पर्दे पर गिरे और गिरने के बाद में उनका प्रकीर्णन कैसे हुआ देखिए। रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्पन्न तेज गति के अल्फा कणों को सोने की पन्नी जिसकी मोटाई कितनी थी 100 एनएम या नैनोमीटर से टकराया और इसके परिणामों का अवलोकन किया जिसमें निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। अब देखिए अल्फा कण जब उसे सोने की पन्नी से टकराए तो क्या हुआ, सोने की पन्नी, अब ये देखिए निष्पेक्षित अल्फा कण है जो जा रहे हैं यहाँ से, ये जो छोटे छोटे बिंदु लिखे हुए ना, ये बिंदु क्या है, अल्फा कण के बिंदु है। और जब ये विक्षेपित हुए तो ये सोने की पन्नी से टकराने के बाद तो देखिए कितने कण सीधे गए, कितने कण अपनी जगह से उन्होंने दिशा परिवर्तित कर दी और कुछ वापस भी विक्षेपित, एक कण उसमें से वापस विक्षेपित हुआ, उसको भी इसमें बताया है। रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्पन्न तेज गति वाले अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। अभी देखिए सीधे निकलने वाले कण हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यह सिद्ध होता है कि परमाणु या एटम का अधिकांश भाग रिक्त होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश या धनावेश या ऋणावेश नहीं होता है। कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी द्वारा बहुत छोटे कणों पर विक्षेपित हुए। अब ये देखिए, ये अब इतने से कणों को बताया गया है, इसमें ये 2 कण हैं जो विक्षेपित हो गए हैं ना, जो ये सिद्ध करता है, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में बहुत कम धनावेश होता है, धनावेशित कण होते हैं। अब देखिए इसमें से कुछ कण तो वापस सीधे चले गए, कुछ कण विक्षेपित हो गए और कुछ कण पीछे की ओर चले गए। देखिए यहाँ पे जो चित्र है ना, इस चित्र में देखिए बहुत ही कम कण लगभग 20,000 में से एक कण 180 के कोण पर विक्षेपित हो गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सोने के परमाणु या गोल्ड एटम का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। अब ये आपने रदरफोर्ड का जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था वो आपने देखा। अब रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला वो हम आपको बताते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। रदरफोर्ड ने बताया, क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए, इससे यह पता चला कि परमाणु के मध्य धनावेश पाया जाता है। अब देखिए कुछ कण ही पर, सारे बाकी के कण तो सीधे निकल गए, कुछ ही कण विक्षेपित हुए, इसलिए यह क्या है कि उसके मध्य, परमाणु के मध्य धनावेशित भाग होता है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 होती है, वह नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 होती है। देखिए परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10, वह नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 होती है। इसने रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड की गणना से पता चला। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। या अब रदरफोर्ड ने एक और चीज निकाली, नाभिक, यानी बीचों बीच में नाभिक होता है। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कक्ष कहा जाता है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए यह परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसे सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह। अब देखिए रदरफोर्ड का जो नियम होता है उसका निष्कर्ष है, उसके अनुसार हम पता कर सकते हैं कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही जो बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ धनावेश और ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे ही चक्कर लगाते रहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो पहले बच्चे लट्टू से खेलते थे, जब वो लट्टू बीच में रह के घूमता रहता था तो जो लट्टू का जो बीच वाला जो ध्रुव है वह ही क्या है, नाभिक,
और वो जो चारों तरफ घूमने वाला हिस्सा है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जैसे पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा सकती है और लगाती रहती है, और बाकी सब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कक्ष कहा जाता है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर, अब देखिए बीच में जो नाभिक होता है और जो आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, इनमें एक आकर्षण होता है, जिसके आकर्षण बल के कारण ही वह बंधे रहते हैं, वह विचलित नहीं होते हैं। अब रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की भी कमियां निकली, क्यों? क्योंकि परीक्षण तो होते रहते हैं, जब परीक्षण होते हैं तो नई चीज का पता चलता है, और जब नई चीज का पता चलता है तो पुरानी में कमियां हमें पता चलती है कि इसमें यह नहीं बताया गया। देखिए अपने समय, मैं आपको ये फिर बता रही हूँ, अपने समय में थॉमसन भी सही था, अपने समय में रदरफोर्ड भी सही था, लेकिन जैसे जैसे प्रयोग होते गए वैसे वैसे नई चीज का पता चलता गया और पुरानी की कमियां पता चली, वह कमियां हम आपको बता रहे हैं। परमाणु का स्थायित्व रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है, जो अभिकेंद्रित बल के कारण त्वरित होता है। त्वरित इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। त्वरित इलेक्ट्रॉन विकिरित ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा घटेगी। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी। अंत में यह नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिससे नाभिक स्थायित्व नहीं रहेगा और परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा, जो कि असंभव है। अब रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसके बीच में, जो बीच का नाभिक होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अगर ऐसा होता तो अभिकेंद्रित बल लगता और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गिर जाते, नाभिक के अंदर, और उसका स्थायित्व ही मिट जाता। रे के स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्या वाले वृत्तीय पथों पर नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। अब देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि बीच में नाभिक है और उसकी त्रिज्या के चारों ओर वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, कहा था ना। अतः जिस आवृत्ति से ये गति करते हैं उन सभी आवृत्तियों के प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित करने चाहिए, वह प्रकाश स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, किंतु परमाणु में स्पेक्ट्रम सतत न होकर रे की स्पेक्ट्रम होता है। अब अगर ऐसा घूमता है ना, तो उसका स्पेक्ट्रम हमेशा सतत रहता है, लेकिन स्पेक्ट्रम हमेशा कितना होता है, रेखीय होता है। नाभिक का आकार व त्रिज्या, माना के गतिज ऊर्जा का एवं अल्फा कण जेड परमाणु क्रमांक नाभिक की ओर गतिशील है। जैसे अल्फा कण नाभिक के समीप पहुंचता है, उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है, वह एक विशेष स्थिति में इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा नाभिक के अल्फा कण की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस स्थिति में अल्फा कण नाभिक के सबसे निकटवर्ती दूरी पर होता है, जो नाभिक की त्रिज्या के बराबर होती है। परमाणु के मूल कण, अब देखिए परमाणु के मूल कण, सबसे पहले हमने आपको बताया कि किसी भी द्रव्य की सबसे छोटी से छोटी इकाई होता है परमाणु। उसके बाद में थॉमसन ने सबने बताया कि परमाणु में खाली आयन पाया जाता है, लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो हम आपको परमाणु के तीनों कणों के बारे में बताते हैं। परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए ई के ऊपर माइनस लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है। पी के ऊपर प्लस लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन धनावेशित, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन की और एन पर कुछ नहीं लगा है, यानी ये आवेशित नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी।
उन्होंने पाया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित गतिमान कणों से निर्मित होते हैं। इन कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वें भाग के बराबर होता है। तब सर जे थॉमसन ने क्या बताया, उन्होंने जब प्रयोग किए तो उसका निष्कर्ष क्या निकला कि कैथोड किरणें ऋणावेशित गतिमान कणों से निर्मित होती है, यानी न्यूट्रॉन से जो होता है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, माइनस आवेश होता है, ऋणावेश होता है, ऋणावेशित गतिमान कणों से निर्मित होता है। इन कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वें भाग के बराबर था, 1837वें भाग के बराबर था। जे स्टोन इन ऋणावेशित कणों का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? जे स्टोन ने। इसके बाद थॉमसन ने प्रतिपादित किया कि इलेक्ट्रॉन पदार्थ का महत्वपूर्ण संघटक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 9.108 इंटू 10⁻31 kg बराबर 9.108 इंटू 10⁻28 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की खोज। जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की और पाया कि एनोड किरणें धन आवेशित होती है या धन आवेशित कणों से निर्मित होती है। एनोड किरणें धन आवेशित किरणों से निर्मित होती है। यह धन आवेशित कण इलेक्ट्रॉन से अधिक भारी थे। 1866 में गोल्डस्टाइन ने पाया कि एनोड किरणों में धन आवेशित कणों का आदेश व द्रव्यमान किरण उस विसर्जित नली में हाइड्रोजन गैस पर निर्भर करता है। जब किरण विसर्जित मेले में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, तब एनोड किरणों के कारणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? 1920 ईस्वी तक परमाणु को केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से निर्मित पाया गया। बाद में रदरफोर्ड ने पाया कि केवल हाइड्रोजन के परमाणु को छोड़कर अन्य परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉन के आधार पर अनुमान से अधिक है। अतः रदरफोर्ड ने परमाणु के अन्य प्रकार के कणों का अनुमान लगाया। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि नया कण वैद्युत रूप से उदासीन होगा। जो नया कण था, कौन सा था नया कण? न्यूट्रॉन जो था उदासीन था। क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ E- यानी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है और न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन। उस पर कोई भी आवेश नहीं है। नहीं तो यह धनावेशित है, नहीं ये ऋणावेशित है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। बाद में 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर इन उदासीन कणों की उपस्थिति को खोजा और इन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। कब की? 1932 में। शुरुआत कब हुई? 1920 में। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg तथा न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, अर्थात यह वैद्युत रूप से उदासीन होता है। देखिए, जिसके ऊपर ना तो न्यूट्रॉन होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं माफ कीजिए, जिसके ऊपर ना तो धनावेश होगा और नहीं ऋणावेश होगा, तो वह उदासीन होगा। इसलिए न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, अर्थात यह वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। खोजकर्ता देखिए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन
और न्यूट्रॉन के चैडविक। अब गुण देके परमाणु में स्थिति इलेक्ट्रॉन की परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गतिमान रहते हैं। प्रोटॉन नाभिक परमाणु के नाभिक में और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऋणावेश या -1। प्रोटॉन का कितना है आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम या धनावेश या +1। और न्यूट्रॉन का कितना होता है 0 आवेश। अब द्रव्यमान देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.109 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल नील बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लांक तथा आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विकिरण के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। क्वांटम थ्योरी पर आधारित था, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। ध्यान से सुनिए, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लांक के सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग कर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, उसका निष्कर्ष निकालता है, सिद्धांत बनाता है, समय का परिवर्तन होता है। दूसरा वैज्ञानिक आता है, वह सिद्धांत प्रयोग करता है, सिद्धांत निकालता है और निष्कर्ष निकालता है। तो कमियां पीछे वाले में कमियां होती है, उसको आगे वाला सुधारता है। वैसे ही बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। इसके लिए उन्होंने परिकल्पनाएं प्रस्तुत की कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहाँ h प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है। HVR बराबर NH/2h। अब देखिए यहाँ पे m क्या है मास या द्रव्यमान, v क्या है वेलोसिटी यानी वेग, r क्या है रेडियस यानी त्रिज्या, n क्या है कक्षा की संख्या, ठीक है। h हमने आपको बताया क्या है प्लांक नियतांक और 2π। देखिए mvr बराबर NH/2π। यहाँ n एक पूर्णांक है, n देखिए n कक्षाएं जो है कक्षा 1, 2, 3, 4 कितनी भी कक्षाएं हो सकती है, जिसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस समीकरण को बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध कहते हैं। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। अब देखिए ऊर्जा का उत्सर्जन करते तो क्या होता कि वह बीच में ही गिर जाते, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है ना, इसलिए वह बीच में नहीं गिरते, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 हो तो नीची कक्षा E2 हो तो उत्सर्जित तरंगों की आवर्ती निम्न समीकरण के अनुसार होती है, Hv बराबर E2 माइनस E1। अब यहाँ पे E2 क्या है नीची कक्षा, E1 क्या है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और H का हमने आपको बताया प्लांक नियतांक है और V है वेलोसिटी वेग। बोर के मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। अगर एक जैसी ऊर्जा होती तो वो गिर जाते हैं, लेकिन विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उनके जो क्लास होती है या फिर कक्षा होती है 1, 2, 3, 4, और वो उनके परमाणु की दूरी भी, उनकी जो दूरी होती है उसके बीच वाले नाभिक से वह भी इलेक्ट्रॉन और इनकी दूरी उतनी होती है। अब देखिए जो कक्षाओं की दूरी होती है किस कारण होती है, भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के कारण। इन कक्षाओं को
को ही ऊर्जा स्तर कहा जाता है। बोर परमाणु मॉडल के दोष देखिए, यह केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए सत्य है। देखिए अब केवल ये एकल परमाणु जो एकल परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए संभव होता है, जैसे हीलियम, लिथियम, है ना, हाइड्रोजन और सोडियम, इनके लिए ही होता है। बोहर के अनुसार कक्षाएं वृत्तीय होती है, जबकि बाद में समरफील्ड ने बताया कि यह दीर्घवृत्तीय है। अब बोहर ने बताया कि यह वृत्तीय है, अब उसके बाद में समरफील्ड था, उसने फिर सिद्धांत प्रयोग किया, सिद्धांत निकला, निष्कर्ष निकला। उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये दीर्घवृत्तीय है, और बोहर ने क्या कहा, ये कक्षाएं केवल वृत्तीय होती है। स्पेक्ट्रमीय रेखाओं की तीव्रता की संख्या नहीं की जा सकती। नाभिक को स्थिर माना गया है, जबकि यह अपने अक्ष के परित घूर्णन करता है। अभी पहले यही बताया था कि नाभिक बीच में रहता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नाभिक भी, जो नाभिक होता है वो भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता रहता है। स्पेक्ट्रम में प्राप्त सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह जिनेम प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमीय रेखाओं का अलग अलग होना एवं स्टार्क प्रभाव विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमीय रेखाओं का अलग अलग होना की व्याख्या नहीं कर सका। हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के लिए बोहर कक्षाओं से संबंधित सूत्र, ये सूत्र आप पढ़ लीजिएगा। nवें कक्षक की त्रिज्या, nवें कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय चाल, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। देखिए दोनों अलग है, आवर्तकाल और गतिज ऊर्जा। इनके सूत्र दिए गए, हम आपको वापस बता रहे हैं, यह सूत्र है। इन सूत्रों के माध्यम से आप क्या निकाल सकते हैं, nवें कक्षक की त्रिज्या निकाल सकते हैं, nवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती निकाल सकते हैं। इनके सामने इनके सूत्र लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल T वो भी आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। इनके सामने इनके सूत्र लिखे हुए हैं। इन सूत्रों में जो भी शब्द जो भी दिए हुए हैं उनका अर्थ हमने आपको पहले से ही बता दिया है। n यानी कक्षा की संख्या हो गई, h यानी प्लांक नियतांक हो गया, पाई का पता ही है आपको, ये सब वही है। अब है परमाणु नाभिक, जो बीचों बीच में पाया जाता है। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। अब नाभिक में धनावेश पाया जाता है और बहुत ही ठोस होता है। नाभिक के कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने रहते हैं। इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोणीय संवेग स्पिन यानी 1/2 होता है। प्रोटॉन इकाई विद्युत आवेश युक्त होता है, जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, विद्युत आवेशित होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियन कहलाते हैं। नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर, हाइड्रोजन नाभिक का है ये, से 10⁻⁻14 मिनट यूरेनियम के दायरे में होता है। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन का योगदान लगभग नगण्य होता है। सामान्यतः नाभिक की पहचान परमाणु संख्या Z यानी प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन संख्या n और द्रव्यमान A यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से होती है, जहाँ A बराबर Z प्लस Ni। नाभिक के व्यास की परास फर्मी के कोटि होती है। न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z होता है। इसके अलावा नाभिक के कई गुण होते हैं, जैसे आकार, आकृति, बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग और अर्धायु इत्यादि। यह नाभिक में भी पाया जाता है। अब है समस्थानिक आइसोटॉप्स। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु में जिनकी परमाणु संख्या समान होती है।
समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है, एक ही तत्व के परमाणु है। याद रखिएगा, समस्थानिक क्या है? एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी संख्या समान होती है परंतु परमाणु बाहर अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। समस्थानिक का अर्थ होता है समान स्थान से। समस्थानिक, समस्थानिक है ना, समस्थानिक यानी सम यानी एक ही, स्थानिक यानी स्थान से। समस्थानिक का अर्थ हो गया एक ही, समान स्थान से। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर अलग अलग रखा जाता है जबकि समस्थानिक में परमाणु संख्या के समान रहने के कारण उन्हें अलग नहीं किया गया है, जबकि इस कारण इन्हें समस्थानिक कहा गया है। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 समस्थानिक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है। इनमें सभी का द्रव्यमान लगभग क्रमशः 12, 13 और 14 है। कार्बन में 6 परमाणु होता है। समभारिक आइसोबॉर्स अलग अलग पदार्थ या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या है? समभारिक। द्रव्यमान समान है तो समभारिक, भार समान है, देख लीजिए। किंतु किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कोई भी परमाणु है उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि समभारिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है लेकिन चूंकि समभारिक में परमाणु भार समान होता है तो उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का योग समान होता है। क्योंकि समभारिक परमाणु में द्रव्यमान भार या द्रव्यमान समान होते हैं। उदाहरण देखिए, कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार 40 होता है लेकिन दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं तथा कार्बन तथा नाइट्रोजन समभारिक है। इसी प्रकार आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान समान होता है और उनका परमाणु क्रमांक भिन्न 18, 19 और 20 होता है, इसलिए ये भी एक दूसरे के समभारिक होते हैं। सम न्यूट्रॉन में परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों परमाणु के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या 2-2 है। सम इलेक्ट्रॉन, ये आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, फ्लोरीन आदि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है क्योंकि इन तीनों में प्रत्येक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की बोरबरी व्यवस्था। बोरबरी की व्यवस्था देखिए इलेक्ट्रॉनों के वितरण की। परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n2 हो सकती है जिसमें n उस कक्षा की क्रम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या है। अतः विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण निम्नलिखित प्रकार से है। प्रथम k कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 × 12 बराबर 2। द्वितीय L कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 22 बराबर 8। तृतीय M कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 32 बराबर 18। चतुर्थ कक्षा में N में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 × 42 बराबर 32। सबसे भारी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पहली वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 2n2 के अनुसार पूरी हो जाए तभी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे। जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तब अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं।
सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे अगली कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं होंगे जब तक उनके पहली वाली कक्षा में नियमानुसार इलेक्ट्रॉन पूर्ण न हो। कुछ तत्वों की परमाणु संरचना तथा इलेक्ट्रॉन वितरण निम्नलिखित है। देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, क्लोरीन की परमाणु भार कितना 35, अतः प्रोटॉनों की संख्या 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, न्यूट्रॉन की संख्या 35 - 17 = 18। अतः क्लोरीन परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन तथा 18 न्यूट्रॉन होंगे। इनकी प्रथम कक्षा K में 2, दूसरी कक्षा L में 8। पोटेशियम परमाणु का देखिए, परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 39, प्रोटॉन की संख्या 19, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19, न्यूट्रॉन की संख्या होगी 39 - 19 = 20। अतः पोटेशियम परमाणु के नाभिक में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। अब है संयोजकता। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर सहयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर सहयोग की क्षमता, तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो परस्पर सहयोग करते हैं और सहयोग करने की जो क्षमता है उसी को ही संयोजकता कहते हैं। या किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के बहिर्तम कक्ष में पाया जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो संख्या होती है उसे वह उसकी संयोजकता है। किसी भी परमाणु के बाहर के जो कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उसकी संयोजकता होती है। ये बात भी आप ध्यान रखना, बाहर के कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही संयोजकता होती है। इससे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक तत्व दूसरे तत्व से जिस समता के द्वारा जुड़ता है उस समता को उसकी संयोजकता कहते हैं। अर्थात किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के संयोजकता कहलाती है। या किसी अणु में उपस्थित परमाणु में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी को उसकी संयोजकता कहते हैं। आप देखिए, इसको दो बहुत प्रकार से परिभाषित किया गया है कि परमाणु के संयोग की परस्पर सहयोग की संयोजकता होती है। बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संख्या की संयोजकता होती है। वह दूसरे परमाणु से सहयोग करता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता होती, जो इलेक्ट्रॉन संयोजकता करते हैं उनकी संख्या ही साझेदारी की संख्या ही संयोजकता होती है। लेकिन यह अधातुओं के लिए नहीं होती है। संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा त्यागे गए या लिए गए साझेदार किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी संयोजकता कहलाती है। त्यागे गए और लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संयोजकता ही संयोजकता कहलाती है। जिन तत्वों की संयोजकता एक होती है उन्हें एक संयोजक कहते हैं। 2 संयोजकता वाले तत्वों को द्विसंयोजक कहते हैं। 3 संयोजकता वाले तत्वों को त्रिसंयोजक कहते हैं। इसी तरह 4 और 5 संयोजकता वाले तत्वों को चतुर्संयोजक, पंचसंयोजक कहते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन आदि और रेयॉन आदि तत्वों की संयोजकता 0 होती है। संयोजकता के प्रकार और उदाहरण। संयोजकता 3 प्रकार की होती है जो निम्न प्रकार है: वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसंयोजकता। वैद्युत संयोजकता एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न संयोजकता को
विद्युत संयोजकता कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में पाई जाने वाली संयोजकता। सहसंयोजकता जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराई जाती है तब जो संयोजकता उत्पन्न होती है उसे सहसंयोजकता कहा जाता है और उनके बीच बने बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रोजन अणु, नाइट्रोजन अणु तथा ऑक्सीजन अणु के बीच पाई जाने वाली संयोजकता को सहसंयोजकता कहते हैं। उप सहसंयोजकता संयोजकता किससे कहते हैं? इसका तीसरा प्रकार उप सहसंयोजकता होता है। यह एक ऐसी संयोजकता होती है जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहा जाता है। देने वाले को दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और लेने वाले को इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहा जाता है। इस साझेदारी के बीच बनने वाली संयोजकता को सहसंयोजकता कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमोनियम, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। अब संयोजकता निकालने का सूत्र देखिए। किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता होती है। उसके उदाहरण देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है अतः इसकी संयोजकता 1 हो गई। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 होता है। इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है अतः इसकी संयोजकता 2 हो गई। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 होता है, इसलिए इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है अतः इसकी संयोजकता 3 हो गई। ये तो था हमारा परमाणु का चैप्टर जो आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को समझ में आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.